हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीडीसीए सेकंड सेम के एडिटेंट्स पेपर का यूनिट नंबर 4। दोस्तों, इस यूनिट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट बताता है एआई के बारे में, दूसरा पार्ट मैंने डिस्कशन किया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तीसरा पार्ट आईओटी के बारे में और चौथा बिग डेटा के बारे में। अब दोस्तों, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक्स भी हैं, तो मैंने इस वीडियो में 2 पार्ट को डिस्कस किया है। साथ में पार्ट नंबर 1 एआई के बारे में और पार्ट नंबर 2 क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसके अंदर मैं आपका आईओटी के बारे में डिस्कशन करूंगा और इसके बाद मैं बिग डेटा के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। और दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और लाइक करें। अब दोस्तों, अपन लोग आते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर को इस तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करना जो कि कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन्स की तरह सोच सके। हाँ, ह्यूमन ब्रेन्स की तरह सोच सके। तो क्या अभी कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन्स की तरह नहीं सोचता? नहीं दोस्तों, कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन्स की तरह नहीं सोचता क्योंकि उनमें कॉमन सेंस नहीं होता है। वो उतना ही काम करते हैं जितना उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है या जो इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड किए गए हैं वो वैसा ही करते हैं। वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो कंप्यूटर को खुद के डिसीजंस लेने की एबिलिटी देती है। अब ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच जो है दोस्तों, ये जो फर्स्ट टर्म थी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको मिस्टर जॉन ने 1956 में कॉइन किया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है जो कलेक्शन है जिसके अंदर पीपल्स हैं, प्रोसीजर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, नॉलेज है। मतलब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, वो इतने सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मतलब उसके अंदर पीपल भी इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, हार्डवेयर भी इन्वॉल्व रहता है, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व रहता है, डेटा इन्वॉल्व रहता है, नॉलेज इन्वॉल्व रहती है। इन सारों का इन्वॉल्वमेंट मिलकर वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है और उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने जैसे आपको बताया कि एक मतलब कंप्यूटर को ह्यूमंस की तरह सोचने की एबिलिटी देता है, तो इसको भी प्रोग्राम किया जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो ह्यूमंस की तरह सोचता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गोल है वो है लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर अपने खुद से सीखता है, उसको रीजन करता है, उसको परसेप्शन मतलब कि आप आगे क्या होने वाला है परसेप्ट करता है। तो ये दोस्तों ये गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे फाइनेंस में, हेल्थ केयर में इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें भी 2 टाइप की एआई होती है। एक तो वीक एआई होती है, एक स्ट्रॉन्ग एआई होती है। वीक एआई मतलब वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग एआई मतलब स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल और सिंगल टास्क ओरिएंटेड के लिए रहती है। अब सिंपल और सिंगल टास्क ओरिएंटेड क्या? जैसे कि सिंपल का मतलब हो गया सिंपल चीज़ें जिसमें ज़्यादा डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट ना हो। और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स टास्क जिसको ह्यूमंस परफॉर्म ना कर पाते हो, वो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए हम स्ट्रॉन्ग एआई का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अपन आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? तो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटेलिजेंट बिहेवियर। मतलब हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिहेवियर रहेगा वो इंटेलिजेंट रहेगा। मतलब बाकी डम्ड कंप्यूटर्स से ये खुद के डिसीजंस ले पाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है इंटेलिजेंट बिहेवियर। दूसरी है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस का मतलब है दोस्तों, जैसे कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स अगर इसके सामने आई होंगी तो उन पुरानी प्रॉब्लम्स को केस में रखकर उसमें क्या डिसीजंस हुए थे उन डिसीजंस को देखकर ये आगे डिसीजंस लेता है। तो ये हो गया लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। फिर तीसरा जो है अप्लाई नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो उसने काम किए हैं, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, उससे जो नॉलेज उसको गेन हुई है, उसी नॉलेज का यूज़ करके ये आगे के काम करता है। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अब दोस्तों, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशंस जिसमें उसके पास बहुत सारा डेटा रहता है और बहुत सारे डिसीजंस भी होते हैं। तो उन डिसीजंस में से सबसे अच्छा डिसीजन कौन सा है? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ये हैंडल करता है एआई सिस्टम।
इसके अलावा दोस्तों अगली जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में ये अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके, अपनी पूरी नॉलेज को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिटरमाइन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये मेन गोल के ऊपर ध्यान रखता है कि हमने इस पूरे टास्क में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस जो इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को लेके वो चलता है। तो इसलिए यहाँ पे ये डिटरमाइन द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इसके अलावा दोस्तों अब इसका मैं एग्जांपल बताऊँ डिटरमाइन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट का। जैसे अगर आपने कभी अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी जो रिलीज़ हुई थी, तो उसमें क्या था कि जब वो भी एक जो रोबोट था वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस रोबोट्स था। तो जब भी वो गोलियां चलाता था या फाइट करता था तो उसमें वो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ देखता था कि ह्यूमन की कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई। तो वो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ वहाँ पर ज़ीरो रिकॉर्ड करता था। मतलब जब भी वो गोली चलाएगा या हमला करेगा या लड़ेगा तो उसमें जो कैजुअलिटीज़, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट था उसके लिए कि कैजुअलिटीज़ ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह से एआई के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमाइन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों अगला जो है रिएक्ट क्विकली एंड करेक्टली टू द न्यू सिचुएशंस। अगर कोई सिचुएशंस हैं जो पहले कभी अराइज नहीं हुई हैं तो उनके लिए ये जल्दी से रिएक्ट करता है और करेक्ट, पुरानी नॉलेज से करेक्टली रिएक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो है अगला जो प्रॉपर्टी है वो है अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेजेस। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो विजुअल इमेजेस इसके सामने आती है उनको क्विकली ग्रैब करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह से प्रोसेस एंड मैनिपुलेट सिंबल्स, जो भी सिंबल्स इसके सामने आते हैं उसको प्रोसेस और मैनिपुलेट करता है। बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो ये पुराने नॉलेज, पुराने डेटाबेस, पुराने एक्सपीरियंस से हमेशा जब भी होता है वो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, जो अगली प्रॉब्लम सॉल्व होगी या इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव रहता है। तो दोस्तों ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज़ ये हैं। अब दोस्तों मैंने आपको अभी ये पढ़ा दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताया, इसके अलावा फिर मैंने कुछ इसके गोल्स वगैरह बताए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी तक हमको पूरी कंप्लीट एआई बेस्ड मशीन तो नहीं मिली है, मतलब कोई भी कंप्यूटर अभी फुली एआई बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कई फील्ड्स में काफ़ी कुछ गेन किया है। जैसे कि हमने गेम प्लेइंग में काफ़ी कुछ गेन किया है। गेम प्लेइंग में जो सुपर कंप्यूटर था जिसमें जो गेम प्लेइंग का प्रोग्राम था, चेस प्रोग्राम, उसने वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कैस्परोव, आपने नाम ने सुना ही होगा, गैरी कैस्परोव ये चेस के चैम्पियंस थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे। इसको डीप ब्लू नामक कंप्यूटर ने हराया था 1997 में। ये IBM का सुपर कंप्यूटर था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हमें एआई का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर खुद चेस को जब खेलता है तो वो वर्ल्ड चैम्पियन को भी हरा सकता है। तो ये सबसे पहले कुछ हमने जो ये एक एग्जाम्पल था एआई का। दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब दोस्तों ये तो आप रेगुलर फ़ोन में करते ही हैं कि आप क्या करते हैं, आप जो भी बोलते हैं कंप्यूटर उसको टाइप कर लेता है या मोबाइल उसको टाइप कर लेता है। तो दोस्तों ये भी एक एआई का प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो ये इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाते हो। आपने अगर हिंदी में बोल रहे हो तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है। दोस्तों ये भी एक एआई का एग्जांपल है, ये भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन में किया होगा, कंप्यूटर में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगला जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों फेस रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दो सिस्टम्स ऐसे हैं, ये भी एआई के प्रोग्राम्स ही हैं, ये भी एआई के एग्जांपल हैं। जब हम बोलते हैं तो वो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके और फिर वो अनलॉक करता है, लॉक खुल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कार्स आती हैं, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स आते हैं जो फेस रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पे अनलॉक होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स ही जो है फेस रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तो ये सिस्टम्स हैं जो कि ये कुछ एआई के एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों एआई को प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन इसके लिए जो कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी है। तो दोस्तों जो एआई के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वो है प्रोलॉग और लिप्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस हैं। इन कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करके हम एआई के प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एआई का इंट्रोडक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं एआई के ब्रांचेस के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि एआई कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर भी अनेकों ब्रांच है, क्योंकि एआई कोई अकेला नहीं है।
भाई एआई हर जगह लगता है, तो इसलिए कंप्यूटर को अगर ह्यूमन जैसे बिहेव करवाना है तो उसमें वो सारी शक्तियाँ, वो सारी कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए जो ह्यूमन में होती हैं। तो एआई को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ये मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली जो ब्रांच है एआई की, वो पर्सपेक्टिव सिस्टम्स है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर को ह्यूमंस की तरह देखने, सुनने और ऑब्जेक्ट्स को फील करने के लिए होता है। मतलब ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो इस पे जो ह्यूमंस किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट को फील करते हैं, उस पर काम कर रही है। दोस्तों, ये था पर्सपेक्टिव सिस्टम्स और ये एआई का एक ब्रांच है। दोस्तों जो दूसरी ब्रांच है वो विजन सिस्टम्स की है। विजन सिस्टम्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट विजुअल इमेजेस एंड पिक्चर्स। जो हम पिक्चर्स रेगुलर देखते हैं, कंप्यूटर भी उनको कैमरे की मदद से देखता है। तो पिक्चर्स को देखना, उनको कैप्चर करना, सी स्टोर, कैप्चर, इसमें सी शायद लिखा नहीं है लेकिन सी कैप्चर, स्टोर एंड मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब उनको चेंज करना या कहाँ पे रखना है, या फिर जो भी उनका मैनिपुलेशन होता है वो मैनिपुलेशन करना, विजुअल इमेजेस को, पिक्चर्स को। तो ये भी एक एआई की ब्रांच है। दोस्तों, अगली जो ब्रांच है वो रोबोटिक्स है। जो भी मैकेनिकल काम होते हैं, जो कंप्यूटर के काम होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स करती हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं, रोबोटिक्स के अंदर। अगली जो ब्रांच है वो एक्सपर्ट सिस्टम। अब दोस्तों, क्योंकि अगर हमको कंप्यूटर्स को ह्यूमन की तरह बिहेव करवाना है तो हमको, क्योंकि क्या होता है, जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक बच्चा होता है, वो चीज़ों को देखता है, उनको समझता है, उसको याद रखता है। अगर वो कहीं जाके गिर जाता है तो उसको याद रहता है मैं यहाँ पे गिरा था तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, या फिर वो टीवी अगर चालू करता है तो उसको पता है कि रिमोट से मैं ये बटन दबाऊंगा तो टीवी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से नॉलेज बच्चा सीखता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को भी जो सामने आता है उसको वो सीखता है। तो सीखने के लिए उसको जो भी नॉलेज है वो उसको स्टोर करते रहना चाहिए। तो जितनी भी नॉलेज गेन होती है वो सारी चीज़ों को स्टोर करता है और उसके रेफरेंसेस बनाता है। तो ये था एक्सपर्ट सिस्टम। ये भी एक ब्रांच है, क्योंकि जब कोई एक्सपर्ट जब तक नहीं बन सकता जब तक उसको पुरानी नॉलेज ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से एक पर्सपेक्टिव सिस्टम्स, विजन सिस्टम्स, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये सारी हमारी कंप्यूटर की, ये सारी हमारी एआई की ब्रांचेस हैं। इसके अलावा दोस्तों है लर्निंग सिस्टम्स। अब एक्सपर्ट तो क्या करता है, एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज को इकट्ठा करता है, ठीक है, पर लर्निंग सिस्टम उस नॉलेज से चीज़ों को सीखता है। मतलब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, पहले मैंने क्या किया था, तो वो वहाँ से उसके डेटाबेस में से वो कंडीशन मैच करेगा, वो वहाँ से उठा लेगा। तो कंप्यूटर चेंजेस हाउ इट फंक्शंस एंड रिएक्ट टू सिचुएशंस। मतलब किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से फंक्शंस और सिचुएशंस पे रिएक्ट करना है फीडबैक के आधार पे। फीडबैक मतलब पहले क्या किया था या फीडबैक उसको क्या मिल रहा है, उसके आधार पे सारी चीज़ों को देखता है। तो ये लर्निंग सिस्टम्स का हो गया। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। दोस्तों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं उसको वो समझकर उस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये दोस्तों, ये भी हमारी एआई की एक ब्रांच है। और दोस्तों, अगली है न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क्स में दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, हमारे कंप्यूटर ब्रेन में हमारे जो ह्यूमन ब्रेन से उसमें न्यूरोलॉजी रहती है। आपने सुना होगा न्यूरोलॉजी, तो उसमें न्यूरल्स रहते हैं। तो कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन्स की तरह वर्क करने के लिए इसमें भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जो न्यूरल नेटवर्क्स जो है कंप्यूटर ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो ये भी एक एआई की ब्रांच है। तो दोस्तों, ये कुछ ब्रांचेस थी मेन। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपके सामने एक कोड निकाल के रख दिया है। इसमें इस चीज़ आपको समझा दी है मैंने। पर्सपेक्टिव, विजन, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, लर्निंग सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये कुछ एआई की ब्रांचेस हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा समझना है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एक छोटा सा मैंने आपको पिक्चर दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रांचेस के बारे में। रोबोटिक्स, विजन सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लर्निंग सिस्टम्स, न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये सारी ब्रांचेस हैं एआई की। अब दोस्तों, अपन लोग आते हैं, देखिए ये सारी तो ब्रांचेस हैं, मैंने आपको बताया। अब इसमें हम लोगों को क्या है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही दिया हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं। और ये एक्सपर्ट सिस्टम भी एक अलग ब्रांच है एआई की, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है।
ठीक है। वो सभी लोग जितने भी एआई पढ़ते हैं सब एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। अब दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, तो अपन जैसे अपन को नाम से पता है एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम वो अगर एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट कैसे, क्या मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट है, या क्या क्या मतलब क्यों है एक्सपर्ट। तो दोस्तों वो जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो एक एक्सपर्ट की तरह करता है, जैसे एक्सपर्ट करता है। तो वो सारा सिस्टम अगर एक्सपर्टली आपको जवाब दे रहा है, डिसीजंस ले रहा है कंडीशंस के अंदर, तो सारी चीज़ें जो है उसके वो एक एक्सपर्ट सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या क्या एक्सपर्ट सिस्टम कर सकता है, तो सबसे पहला काम है डिस्प्लेड इंटेलिजेंट बिहेवियर। जो उसका बिहेवियर है वो आपको इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। कुछ डंप बिहेवियर होते हैं कि आप क्या करना है, फंस गए यहाँ पे आके, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो एक आपको जो उसकी फंक्शनिंग दिखेगी वो एक इंटेलिजेंट टाइप से दिखेगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे चेस गेम है, अगर आपने कोई चाल चली या कोई आपने मूव किया तो उस मूव के अगेंस्ट में वो चाल चलेगा, तो ये एक इंटेलिजेंट बिहेवियर है, एक एक्सपर्ट सिस्टम का बिहेवियर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक्सप्लेन दियर रीजनिंग एंड सजेशंस डिसीजंस एंड सजेस्टेड डिसीजंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो डिसीजन लेता है उस डिसीजन के लिए उसके पास रीज़न भी है कि ये डिसीजन क्यों लिया हुआ है, ठीक है। और जो डिसीजन लेना है उसके लिए सजेशन भी है, मतलब अपन ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी एक्सपर्ट सिस्टम में होती है। इसके अलावा दोस्तों ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। अब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कैसी होती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज बहुत सारी चीज़ों से गेन होती है, और ये एक्सपर्ट सिस्टम या एआई सिस्टम्स हर प्रकार की नॉलेज को इकट्ठा कर लेता है। तो रिलेशनशिप जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब आपस में उन इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उनका कंक्लूजन निकाल के, मतलब उन कॉम्प्लेक्स रिलेशन का भी कंक्लूजन ये निकाल सकता है। तो ये हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का एक पार्ट है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा उसके पास डेटा है, उसमें से उन डेटा को रिलेशनशिप में करके उनके अंदर का कंक्लूजन भी निकाल लेता है। प्रोवाइड पोर्टेबल नॉलेज, और हमको उतनी नॉलेज देता है जो कि पोर्टेबल हो, ठीक है। अब दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम जैसे एआई की एक ब्रांच है, लेकिन ये खुद भी अपने आप में एक साइंस है। तो ये क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, टूल्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, ठीक है। मतलब एक एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोस्तों एक एक्सपर्ट सिस्टम की छोटी सी डेफिनेशन थी। अब आप लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। देखिए अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एआई, तो एआई की मैंने ब्रांचेस पढ़ाई। अब हर ब्रांच के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर पहला कंपोनेंट है नॉलेज बेस, ठीक है। कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम अगर होगा तो वो सारी नॉलेज को इकट्ठी करेगा, स्टोर्स ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेटा, रूल्स, केसेस, रिलेशनशिप यूज बाय द एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब ये इसका पहला कंपोनेंट, कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम अगर होगा तो उसका नॉलेज बेस होगा। जैसे दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसका डेटा बेस होता है जिसके अंदर वो डेटा को स्टोर करता है, वैसे इसका नॉलेज बेस होता है। जो भी नॉलेज इसको मिलती है वो सब स्टोर कर लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इन्फॉर्मेशन के रूप में हो, डेटा के रूप में हो, रूल्स के रूप में हो, केसेस के रूप में हो और रिलेशनशिप्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये उस डेटा को यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है इसके अंदर, नॉलेज बेस के अंदर। तो एक्सपर्ट सिस्टम का पहला कंपोनेंट जो है वो है नॉलेज बेस। दूसरा है इन्फ्रेंस इंजन। अब इन्फ्रेंस इंजन करता क्या है, सीक्स इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द नॉलेज बेस एंड प्रोवाइड आंसर्स। जो भी नॉलेज इकट्ठी हुई है उन नॉलेज के बीच में रिलेशनशिप लगाकर, ठीक है, आंसर्स को ढूंढता है। आंसर्स को ढूंढता नहीं, आंसर्स को हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंस इंजन होता है, ठीक है। अब ये आंसर्स तो देता ही है, प्रेडिक्शन और सजेशंस भी देता है कि भाई इस तरह से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैसा है, इसकी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी मौसम की भविष्यवाणी। जैसे उन्होंने बोला कि भाई 3 दिन बाद मानसून यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों होता क्या है, वो कंप्यूटर सिस्टम जितने भी पुराने नॉलेज है कि भाई इस टाइम पे यहाँ पे बादल थे, यहाँ पे
इतनी ह्यूमिडिटी थी, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही थी और इसके 3 दिन बाद यहाँ पे बारिश हुई। अगर वही कंडीशन उसके सामने फॉर्म होती है तो वो ये प्रेडिक्ट कर देता है कि यहाँ पे आज बारिश होगी, ठीक है। और सजेशन भी देता है कि हाँ हो सकता है यहाँ पे तूफान आए, इतनी तेज़ी से हवा चले। तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये पूरा ये एक इंजन होता है जो पुरानी जो नॉलेज इकट्ठी हुई है नॉलेज बेस के अंदर से, उसमें से हमको आंसर्स को प्रोवाइड कराता है। दोस्तों जो थर्ड वाला टॉपिक है, वो थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो है रूल। अब दोस्तों किसी भी मतलब रूल का मतलब किस तरह से उसको काम करना है, उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है किस कंडीशन के ऊपर। तो दोस्तों ये भी एक कंपोनेंट एक्सपर्ट सिस्टम का ये कंडीशंस को देखकर जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से डिसीजंस को लेता है, ये एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब दोस्तों अगला है फजी लॉजिक। दोस्तों फजी लॉजिक का मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोग सिर्फ कंप्यूटर में यस या नो पढ़ते थे कि भाई है कि नहीं है, हाँ या ना। तो दोस्तों इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है हाँ या हो सकता है हाँ हो, या फिर हो सकता है ना हो। तो ऐसे डिसीजंस जो कि हाँ या ना के अलावा भी हैं तो उनको हम फजी लॉजिक की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर धूप निकली है तो इट इज़ सनी सीजन, इट इज़ सनी। और अगर बादल है तो इट इज़, अगर बारिश हो रही है और बादल है तो इट इज़ रेनी सीजन। पर मान लीजिए अगर दोनों कंडीशन बनती है, कई बार हम देखते हैं कि धूप भी पड़ रही है और पानी भी गिर रहा है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी। तो ऐसे लॉजिक को ढूंढने के लिए, ऐसे लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हमें जो एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है वो फजी लॉजिक। मतलब ये यस या नो के बीच की कंडीशन कुछ रहती हैं या ट्रू और फॉल्स के बीच की कंडीशन कुछ रहती है, तो उनको भी सर्च करके हमको बताता है, इसके ऊपर रिसर्च करता है। तो ये फजी लॉजिक कहलाता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम लोग या तो ब्लैक बोलते हैं या वाइट बोलते हैं, है ना, या हम अगर बोले तो ऑफ ब्लैक ऑफ वाइट बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर जो है वाइट के 256 शेड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और ब्लैक के 256 शेड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। और दोस्तों ये रिसर्च का मतलब ये एक फजी लॉजिक का ही एग्जांपल है कि ब्लैक तो है पर कितना ब्लैक है, तो वो ये एक फजी लॉजिक का एग्जांपल। अब दोस्तों इसके अलावा आते हैं बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग। अब दोस्तों बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग मैं इन दोनों को समझाता हूँ एक एग्जांपल से। दोस्तों जैसे कि अगर मैं चेस खेल रहा हूँ कंप्यूटर के साथ, ठीक है, अगर मैंने कोई एक मूव किया तो वो मेरे मूव से चेक और मेट तक का पूरा डायग्राम बना लेता है। हाँ दोस्तों ऐसे ही काम होता है। अगर मैंने कोई मूव किया चेस के ऊपर तो वो कंप्यूटर अपनी मूव के लिए मेरे मूव के अकॉर्डिंग चेक और मेट का डायग्राम बना लेता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक वज़ीर चलता हूँ तो फिर वो वज़ीर चलेगा, फिर वज़ीर के बाद वो पूरा डायग्राम बनाता है कि मैं वज़ीर के बाद ये चलूँगा, फिर मैं ये चलूँगा, फिर वो ये चलेगा, फिर वो ये चलेगा, इस तरह से चेक और मेट हो जाएगी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। मतलब वो आगे तक का सोचता है और आगे तक का सोच के चेक और मेट तक सोच लेता है। और अगर मान लीजिए आप उसके हिसाब से चलते हो तो वो वही चाल चलेगा जैसा उसने डिसाइड किया है। मतलब अगर आपने वही उसके सोचे हुए के हिसाब से चाल चली तो वो वही चाल चलेगा। इस तरह से ये फॉरवर्ड चेनिंग हो जाता है। मान लीजिए आप मूव को चेंज कर देते हो, उसके हिसाब से चाल नहीं चलते हो, तो फिर वो क्या करता है, दोबारा जहाँ से सोचना शुरू किया है वहाँ से पीछे आता है कि यहाँ तक था, यहाँ से ये किया था, यहाँ से ये किया था, अब इन्होंने ये चल दिया है, तो फिर वो चेक और मेट अगला डायग्राम जो बनाएगा उस कंडीशन से लेके वो चेक और मेट तक बनाएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। जब वो चेक और मेट से पीछे आता है तो इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग, और जब वो चेक और मेट से आगे जाता है तो इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। तो दोस्तों अगर मैं इसको सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो मेथड ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट विद कंक्लूजन एंड वर्क्स बैकवर्ड फॉर सपोर्टिंग फैक्ट्स इट कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। और दोस्तों अगर इस फॉरवर्ड चेनिंग की डेफिनेशन को देखूँ तो ए मेथड ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट विद फैक्ट्स एंड वर्क फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन। तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों मैंने आपको एक चेस के गेम के हिसाब से समझा दिया। तो ये फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग होती है। तो ये मेरे कंपोनेंट्स है एक्सपर्ट सिस्टम के। अब दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़, दोस्तों कैपेबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम में होनी चाहिए, वो मैंने एक छोटे से डायग्राम में आपको बताया हुआ है। दोस्तों सबसे पहली कैपेबिलिटी है वो है गोल सेटिंग। हमारा गोल क्या है, हमको
टास्क क्या करना है उसको सेट करना, उस टास्क को कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आपने प्लान कर लिया, अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइनिंग फेज़ में आ जाता है। अब डिज़ाइन आपका हो गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर डिसीजंस लेना, एडवाइस देना, सजेशंस देना, ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जब हो गया तो फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। भाई आपका सिस्टम तो बन गया है, तो क्वालिटी कंट्रोल करना और उसकी मॉनिटरिंग करना, और फिर डायग्नोसिस करना, जो आखिरी में सॉल्यूशन आपका मिला है, भाई सब कुछ चालू हो गया, जो आखिर में आपका मिला है, तो फिर उसके कॉजेज़ को और सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना। तो ये आपके कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। अब दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम, अभी मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ कि भाई एआई के अंदर कोई एक्सपर्ट सिस्टम होता है, वो इस तरह से काम करता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर होता है, जो ह्यूमंस जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से कंप्यूटर भी काम करता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ह्यूमन में थोड़ा ह्यूमन अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसका यूज़ करता है। तो दोस्तों ये थे कैपेबिलिटीज़ एक्सपर्ट सिस्टम के। अब लिमिटेशंस आते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम तो है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो पता ही है आप लोगों को, गलतियाँ तो होती हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इतना बड़ा सिस्टम हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। अब एक्सपर्ट सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारा हार्डवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लगेंगे जो कि कॉस्ट को बढ़ाते हैं, तो ये हाई डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। और अभी दोस्तों एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है एक्सपर्ट सिस्टम की वो ये है कि ये कैन नॉट रेडिली डील विद द मिक्स्ड नॉलेज। जब नॉलेज मिक्स होती है तो इससे डील नहीं कर पाता। दोस्तों एक छोटा सा मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ है, एक बनाया हुआ है छोटा सा मैंने, ये एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल है। हमको लोन देना है 1 लाख से 2 लाख तक का, $2 लाख का। तो ये लोन उन्हीं कब प्रोवाइड होगा, जब कोई इफ़ देयर आर नो प्रीवियस क्रेडिट प्रॉब्लम्स, कोई क्रेडिट प्रॉब्लम पहले से नहीं होगी। ठीक है, मंथली इनकम इज़ ग्रेटर देन 4x, मंथली इनकम जो है 4x से ज़्यादा होगी, x मतलब ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़ से ज़्यादा होगी। डाउन पेमेंट 15% के बराबर होगा। नेट इनकम जो होगी $25,000 से ज़्यादा होगी, और 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा का होगा। तभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये एक एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो इन सब कंडीशंस मैच होने पर ही वो लोन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। अब दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किस तरह से किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, हमें किस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद अगर वो रिक्वायरमेंट हमको मिल जाती है तो हमको उसके एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम्स पर पहले किसी ने काम किया हो, क्योंकि जो बंदे पहले से काम कर चुके होते हैं वो उसको अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम के जितने कंपोनेंट हैं उनको बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगेंगे जो एक्सपर्ट कंपोनेंट्स को बनाएंगे। जब कंपोनेंट्स बन जाएंगे तो उन सबको कंबाइन करके अपने रिज़ल्ट को इम्प्लीमेंट करना है। रिज़ल्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको मेंटेन और रिव्यू करना है। दोस्तों ये 5 स्टेप्स थे जिससे कि एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। अब दोस्तों तो ये तो अपना एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया। अब दोस्तों अगला जो है वो एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एडवांटेजेस का मतलब हो गया कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इजी टू डेवलप एंड मॉडिफाई, भाई एक बार अगर डेवलपमेंट हो गया तो मॉडिफाई करना आसान होता है कुछ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम को मेंटेन करते हैं, तो मॉडिफिकेशन आसान होता है। रिज़ल्ट जो है सेटिस्फाइड आपको मिलते हैं, है ना। और ये नॉलेज इंजीनियर्स और यूज़र्स को का डेवलपमेंट भी कराता है। मतलब जो पहले से आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी इन एक्सपर्ट सिस्टम पे काम करके। तो दोस्तों ये थे मेरे एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस। अब दोस्तों एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ होते हैं, सबसे पहले क्रेडिट गारंटिंग, लोन देने के लिए, और लोन एनालिसिस। कोई लोन है अगर वो डूब रहा है तो क्या वो किस तरह से डूबेगा या किस तरह से बचाया जा सकता है, उसकी पूरी एनालिसिस जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम करते हैं। क्रेडिट गारंटी मतलब जो अगर लोन देना है
तो उसकी किस तरह से वो रिकवरी होगी, तो पूरी चीज़ें। अगला दोस्तों सबसे अच्छा है मार्केटिंग। आप देख रहे हो कि अमेज़ॉन पे कुछ अगर आप सर्च करते हो तो आपके गूगल के पास ऐड आने लगते हैं। तो मार्केटिंग में एक एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, आगे क्या ट्रेंड होगा, ठीक है, क्या डिस्काउंट चल रहा है बाकी जगह, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स आएँ। तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। शिपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि शिपिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना। तो शिपिंग में कौन सा रास्ता सही पड़ेगा, किससे कम आपका खर्चा आएगा या कम आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा, वो सारी चीज़ें, रूट्स वगैरह निकालना, वो सारी चीज़ें शिपिंग से होती है। इसके अलावा जो अगली एप्लीकेशन है वो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। मतलब एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहा है तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन करना, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या उसके परफॉर्मेंसेस हैं, उसका सारा एवोल्यूशन भी एक्सपर्ट सिस्टम करता है। हेल्प डेस्क एंड असिस्टेंस, आपने देखा होगा फ़ोन पे आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाते हो तो वो हेल्प डेस्क और असिस्टेंस वो पूरा आपको असिस्ट करते हैं। तो ये भी इसका एक मतलब एप्लीकेशन है। इसके अलावा हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, इसमें भी एआई सिस्टम यूज़ होता है। और एम्बेडेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स अब बन रहे हैं उसमें भी एआई सिस्टम का यूज़ होने लगा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ट्राइबल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे एप्लीकेशंस के जो एक्सपर्ट सिस्टम है। दोस्तों ये था मेरा पूरा एक्सपर्ट सिस्टम का एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम का लेक्चर। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में जो टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स कौन से हैं, आर्किटेक्चर कैसा है, कितने टाइप से क्लाउड कंप्यूटिंग है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और कंक्लूजन। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों? तो क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है क्लाउड, दूसरा शब्द है कंप्यूटिंग। तो क्लाउड का मतलब अपन यहाँ पे करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट। तो दोस्तों क्लाउड का मतलब होता है नेटवर्क और इंटरनेट, और कंप्यूटिंग का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, स्टोर करना, एक्सेस करना, कोई भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। कंप्यूटिंग मतलब जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कंप्यूटिंग में आ जाती हैं। जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, कॉन्फ़िगर करना, एक्सेस करना, जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करना, या अदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटिंग की एक्टिविटीज़, और क्लाउड का मतलब होता है नेट। तो मतलब नेट पर, इंटरनेट पर जो भी कंप्यूटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती हैं। अब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है? दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जहाँ पर क्या होता है वर्चुअल सर्वर्स रखे होते हैं। ये वर्चुअल सर्वर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, ताकि वो कंपनीज अपने डेटा को वहाँ पर रख सकें। इस कंपनीज़ को इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज़ को इतना रिसोर्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बड़े बनाए रिसोर्स मिल जाते हैं जिन रिसोर्सेज के ऊपर वो अपना डेटा प्रोवाइड कर देती हैं। और इससे क्या होता है, वो कहीं पे भी ग्लोबली डेटा को एक्सेस कर पाती हैं, तो उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों ये एक पेमेंट बेस्ड सर्विस है। इस मतलब कंपनीज़ पेमेंट करके इन वर्चुअल सर्वर्स को किराए पे ले सकती हैं, बोरो कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किराए पे अपने सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, हार्डवेयर्स मिल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट पे चलती रहती हैं। तो उनको सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर और डेटा को रखने की रिक्वायरमेंट है, बाकी डेटा को मैनिपुलेट, कॉन्फ़िगर, एक्सेस करना वो सारा काम एप्लीकेशन का है। अब दोस्तों तो ये समझ ही गए होंगे अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है ईमेल, या फिर आपने गूगल ड्राइव आपके पास होगी, सभी के पास, आपने यूज़ भी किया होगा। दूसरा अच्छा एग्जांपल है गूगल फ़ोटोज़, जो आपके फ़ोटोज़ को ऑनलाइन शेयर कर लेता है, ऑनलाइन शेयर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर कर लेता है, तो आपके फ़ोटोज़ हमेशा के लिए वहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये एक छोटा सा एक मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क से सभी चीज़ें शेयर होती हैं, और यहाँ पे ये रिमोट में
कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखी रहती है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो स्टोरेज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे सब यूज़र्स डेटा का यहाँ स्टोरेज होता है। ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं और ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सब रिसोर्सेज जो हार्डवेयर चाहिए वो यहाँ पे स्टोर रहता है और सभी यूज़र्स इसको ग्लोबली यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। अब दोस्तों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज बहुत ही टिपिकल होती हैं, उनको प्रोवाइड करना भी एक बड़ा टास्क है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें हैं, जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है। ये सारी सर्विसेज, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो दोस्तों मेन जो मुद्दा है वो ये है कि क्लाउड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंड यूज़र होता है, एक उसको अपन फ्रंट एंड बोलते हैं, और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब अगर हमने गूगल का ड्राइव को यूज़ किया तो हमने सिर्फ ये देखा कि हमारा डेटा वहाँ पे था, हमने उसको स्टोर कर दिया और डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब वो डेटा कैसा स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन से सर्वर वहाँ पे लगे हैं, कितनी स्टोरेज हमारी है, वो सब हमको कुछ नहीं पता। तो वो होता है बैक एंड वाला पार्ट। मतलब अगर हम यहाँ पे एंड यूज़र हैं, वो कि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम फ्रंट एंड में आ जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और ये जो पार्ट है ये बैक एंड में आ जाएगा पूरा पार्ट। अब इस बैक एंड में क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए वर्चुअल डेस्कटॉप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है और स्टोरेज होती है। एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो डेटा को यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये डेटा का स्टोरेज होता है, जो भी डेटा यहाँ पे वो लोग जो एंड यूज़र लेता है उसको अपलोड किया जाता है या सेव किया जाता है, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ से डेटा को रीड करता है और ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन मेमोरी में उसको रख देता है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहाँ पर होते हैं, तो इन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सर्वर्स होते हैं, इन सर्वर्स के ऊपर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कोई सर्वर अकेला तो कोई एप्लीकेशन रन करेगा नहीं। मान लीजिए वो एप्लीकेशन विंडोज़ प्लेटफॉर्म में बनी हुई है, तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, आपका विंडोज़ हो जाएगा। मतलब सर्वर के अंदर विंडोज़, लाइनेक्स जो भी इंस्टॉल रहता है उसके ऊपर ये एप्लीकेशंस चलती हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन एप्लीकेशन चलाने के लिए हमको डेस्कटॉप भी तो चाहिए जो हमारे सामने जिन एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे, तो वर्चुअल डेस्कटॉप है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पांच इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए, ये स्टोरेज डेटा को स्टोर करने के लिए, सर्वर्स इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। पर सर्वर कैसे रन होगा, सर्वर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को रन करेगा, पर इन सबको हमको वर्चुअलाइजेशन करने के लिए हमको वर्चुअल डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों ये था मेरा क्लाउड का सैम्पल आर्किटेक्चर। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उसको और एलोबरेट किया हुआ है। देखिए आप, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड में बैठे हुए हैं, हम लोग क्लाइंट हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोग कोई भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना बैकएंड है, मतलब ये अपना क्लाउड है। यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, सर्विसेज है, मतलब एप्लीकेशन है, रन टाइम क्लाउड है, स्टोरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है और ये सिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर ही होती हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सर्वर्स, एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सर्विसेज द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर, रन टाइम क्लाउड, all the tasks in runtime environment. Security is to provide the security to the data. Storage, how to store the data. Infrastructure, what is the infrastructure, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारी रैम है उस सर्वर की, वर्चुअल सर्वर की, क्या हमारा CPU है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ जाता है। क्योंकि दोस्तों क्लाउड चलाने के लिए हमको अच्छे सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इट इंक्लूड्स द सर्वर और ये मैनेजमेंट, इन सबको मैनेज करने के लिए हमारी मैनेजमेंट एप्लीकेशन रहेगी जो इन सबको मैनेज करेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है,
किस तरह से काम करती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। अब दोस्तों दो मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो अपनी सर्विसेज दो तरीके से प्रदान करते हैं। कोई भी क्लाउड बेस्ड सर्विस है वो दो टाइप से प्रोवाइड की जा सकती है, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, एक सर्विस मॉडल है। अब ये डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है और सर्विस मॉडल क्या होता है ये अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या होता है, 4 टाइप के एक्सेस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। ये हमारे क्लाउड्स हैं, मतलब ये 4 टाइप के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। पब्लिक क्लाउड ये पब्लिक के लिए रहता है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड ये किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन किया जाता है। कम्युनिटी क्लाउड ये किसी प्राइवेट कम्युनिटी द्वारा ओन किया जाता है। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टू, या तो पब्लिक प्राइवेट हो सकता है या फिर पब्लिक कम्युनिटी हो सकता है या प्राइवेट कम्युनिटी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि कई बार प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट क्लाउड को लेती हैं, ठीक है, उस पर काम करती हैं, पर उनको कई सर्विसेज जो है पब्लिक क्लाउड पे चलानी पड़ती हैं। तो उसके लिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग पब्लिक क्लाउड का यूज़ करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करते हैं। तो पब्लिक मतलब ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल के ड्राइव, गूगल के फोटोज़, ये जनरल पब्लिक के लिए। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पब्लिक क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड क्या है, वन ड्राइव है, ठीक है। गूगल का ड्राइव है या गूगल फोटोज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक, जो भी अगर पब्लिक के एक्सेस के लिए है, ठीक है। और ये लगभग जितनी सर्विसेज पब्लिक क्लाउड की होती हैं वो जनरली फ्री होती हैं, हो सकता है कुछ चार्ज भी लिया जा सकता है आपसे आगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये सब जनरली फ्री रहती हैं। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड के बारे में। तो दोस्तों प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है और वो उसका मालिक बन जाता है। जैसे किराएदार को अपन ने मकान किराए पे दिया, तो जब तक किराएदार किराया पे करेगा वो वहाँ का मालिक है, वो वहाँ पे रहेगा और सब वहाँ की सर्विसेज को यूज़ करेगा। वैसे ही यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड होता है। प्राइवेट क्लाउड में अगर आपने किसी को प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस दिया हुआ है तो वो जो कंपनी है जो भी एक्सेस लेगी उस प्राइवेट क्लाउड का, वो एक्चुअली उस कंपनी का कंपनी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड रहेगा, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई और दूसरी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो ये अपना प्राइवेट क्लाउड का। हालांकि दोस्तों ये प्राइवेट क्लाउड वो दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने हायर किया हुआ है और वो चाहती है कि उसके कुछ पार्ट जो है दूसरी कंपनीज़ को भी दिया जाए क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये अपना कुछ पार्ट दूसरी कंपनीज़ को भी दे सकती है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये था हमारा पब्लिक क्लाउड और ये था हमारा प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड के बारे में मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द क्लाउड, किसी भी तरह के 2 या उससे अधिक क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि हाइब्रिड क्लाउड ऐसी कंडीशन में बनते हैं जब कई प्राइवेट कंपनीज़ को क्या होता है, कई प्राइवेट कंपनीज़ को कुछ सर्विसेज पब्लिकली चलानी पड़ती है, तो उनको पब्लिक क्लाउड भी यूज़ करना पड़ता है, प्राइवेट क्लाउड भी यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा हाइब्रिड क्लाउड। अब अपन लोग आगे आते हैं सर्विस मॉडल्स के ऊपर। तो दोस्तों सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक तो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, एक सर्विस मॉडल होता है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल तो मैंने आपको बता दिया कि डिप्लॉयमेंट मॉडल में 2 टाइप के मतलब डिप्लॉयमेंट मॉडल में 4 टाइप के क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं सर्विसेज के बारे में, सर्विस मॉडल्स के बारे में। तो सर्विस मॉडल्स में क्या होते हैं, 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दूसरी सर्विस होती है प्लेटफॉर्म के लिए, तीसरी सर्विस होती है सॉफ्टवेयर के लिए। अब दोस्तों मैं इसको यहीं पे आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि कोई क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है, अगर कोई क्लाउड कंपनी है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो गया फिजिकल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इनका बिल जो होता है, इनको जो चार्ज लिया जाता है ये यूज़ के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। या फिर जितनी मशीन्स वो लोग किराए पर लेते हैं या जो वो यूज़ करते हैं उसके यूज़ के हिसाब से उनसे चार्ज लिया जाता है।
तो ये तो हो गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब दूसरा आते हैं कुछ एग्जांपल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो देती हैं, AT&T, गो ग्रिड, टेलीमार्क, एनटीटी कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पे देती हैं प्राइवेट कंपनीज़ को। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको ऑनलाइन चलाना चाहता हूँ। अब ऑनलाइन चलाना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑनलाइन कोई सर्वर तो है नहीं, तो मुझे चाहिए एक ऑनलाइन सर्वर। अब ऑनलाइन सर्वर तो मैंने ले लिया, पर उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन रन हो। तो ऐसी स्थिति में जब मुझे कोई ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकूं, तो वो कहलाती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मतलब मैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म रेंट पे ले रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, पूरी वेब एप्लीकेशंस चलती हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस चलती हैं और वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन, उनको जो वेब एप्लीकेशंस होती है उनको ऑनलाइन स्टोर किया जाता है और वहाँ से वो रन करती हैं। तो ये कहलाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो वेबसाइट्स आपके सामने चलती हैं वो सारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। जैसे मुझे मेरी वेबसाइट बनाई हुई है, अगर मुझे मेरी वेबसाइट को ऑनलाइन रन करना है और मेरी वेबसाइट जो है ASP में है या PHP में है, तो मैं उसको ऑनलाइन रन करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक सर्वर, एक प्लेटफॉर्म चाहिए पड़ेगा। तो मैं उस सर्वर को रेंट पे लूँगा, तो वो कहलाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा दूसरा मॉड्यूल जिसका नाम था प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे एजूर, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, सेल्सफोर्स है, ठीक है, रॉक स्पेस है। ये कुछ सर्विसेज हैं जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों इसके अंदर क्या है कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है उस सॉफ्टवेयर को, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है किसी और का, ठीक है, वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उस सॉफ्टवेयर को रेंट पे ले लूँगा, तो वो कहलाती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ या जिसकी मैं सर्विसेज लेना चाहता हूँ, वो मैं उसको खुद नहीं बना सकता, तो क्या करता हूँ मैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाके मैं उनकी सॉफ्टवेयर को रेंट पे हायर कर लूँगा, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे मिल जाएगा और फिर मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। तो ऐसी सर्विस को अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इनको जो बिल किया जाता है दोस्तों, इनको बिल इनके यूसेज के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी इनका आर्किटेक्चर, स्केलेबल आर्किटेक्चर, उसके अकॉर्डिंग इनको बिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे 3 प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अपना सर्विस मॉडल रन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब दोस्तों अपन लोग आगे आते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस के कुछ एग्जांपल हैं, नेटफोर्स, गूगल, ठीक है, फेसबुक, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को रेंट पे देते हैं या फिर ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब यह कुछ मैंने फ़ोटोज़ इकट्ठे किए थे आप लोगों के लिए, सारे क्लाउड हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स है, ये भी क्लाउड का एग्जांपल है, ठीक है, गूगल प्ले है, ये भी क्लाउड का एग्जांपल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, स्काई ड्राइव है, गूगल मेल है, फ़ोटो बकेट है, ये सारे के सारे जो हैं, फेसबुक है, ये सारे मेरे क्लाउड के एग्जांपल्स हैं और इनको आपने कहीं ना कहीं यूज़ भी किया होगा। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस। दोस्तों आजकल तो जितनी एप्लीकेशंस है सारी की सारी क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दोस्तों? क्योंकि आप फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहें जब उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लो कॉस्ट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप जो है अगर उसको खुद इंस्टॉल करोगे या खुद उस हार्डवेयर को लगाओगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इससे आपको बहुत कम रेंट पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो सेकंड जो उसका एडवांटेज है वो लो कॉस्ट है, जो है वो है स्पीड एंड सेल्स। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बाय करने जाओगे, कॉन्फ़िगर करने जाओगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सब कुछ आपको लगाया मिल रहा है, मतलब सब कुछ पहले से अवेलेबल है, सिर्फ आपको जाके अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इसलिए इससे आपकी स्पीड और सेल्स भी बढ़ जाएगी।
ईजी मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेटिक्स। अब दोस्तों बनी बात है, डेटा आपका ग्लोबली रखा हुआ है, आप कहीं से भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपका पूरा डेटा सेंट्रलाइज लोकेशन पे, तो वो मैनेज करने में आसान रहता है, ठीक है। और डिवाइस डाइवर्सिटी, अब दोस्तों ये जो एडवांटेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि आप किसी भी डिवाइस के ऊपर डेटा को एक्सेस कर सकते हो कभी भी कहीं भी। तो ये डिवाइस डाइवर्सिटी, अगर मान लो कोई एप्लीकेशन आप बनाते हो तो वो लिमिटेशन हो जाता है कि यार ये एप्लीकेशन मेरा इस डिवाइस पर नहीं चलेगा, पर इसमें डिवाइस डाइवर्सिटी है, मतलब कहीं से भी कहीं भी जाकर इन डिवाइसेस को, इन अपने एप्लीकेशंस को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो ये दोस्तों थे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडवांटेजेस और भी हैं, जैसे इंक्रीज्ड क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसलिए आपको फिक्र करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं फुल हो जाएगा। ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। कोई नए लोग अगर आपकी कंपनी में आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो इसको सीखना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है। क्योंकि देखिए आप खुद भी देख रहे हैं, गूगल डॉक्स, गूगल जीमेल, गूगल ड्राइव, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे यूज़र्स ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि कैसे करना है। ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऑटोमेटिक क्या होता है, कंपनीज ये मतलब कंपनी का टाइम और एफर्ट बचाता है, क्योंकि ये वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेशन चलता रहता है। कस्टमाइज सेटिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने खुद के खुद के कस्टमाइज एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं और बनाते हैं। तो ये जो थे कुछ एडवांटेजेस थे क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब हम लोग आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी का। जब भी आप कोई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विस अगर आप रेंट पे लेते हो तो आप उस कंपनी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब अगर जब वो कंपनी जब चाहे जब वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, कुछ अगर आपका इशू होता है उस कंपनी के साथ। तो दूसरा होता है रिस्क। इसमें रिस्क का ये रहता है दोस्तों कि आप जो है कहीं ना कहीं रिमोटली उस सर्विस को ले रहे हो, ठीक है। आप रिमोटली सर्विस को ले रहे हो, रिमोट सर्वर्स हैं, आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से मैनेज होगा। तो ये छोटी सी रिस्क रहती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वो है रिक्वायर्ड कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों इसमें क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड ही रहेगा। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपकी एप्लीकेशन, आपका जो एफर्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं होगा तो आप अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। चौथा इशू है दोस्तों सिक्योरिटी का। अगर आप अपने डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी चाहते हो तो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें है, एक डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आपको पता नहीं है कि डेटा किस तरह से एक्सेस हो रहा है, किस तरह से चलेगा। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे आ जाता है। अगला जो इशू है वो है माइग्रेशन इशू। दोस्तों अगर आप अपनी सर्विस को कहीं माइग्रेट करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो गूगल फॉर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग का। दूसरा है गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव। मुझे उम्मीद है कि ये तो मुझसे अच्छा जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों गूगल फॉर्म्स होता क्या है? दोस्तों गूगल फॉर्म्स एक ज़रिया है डेटा को कलेक्ट करने का। कुछ नहीं करना है, आपको नेट पे जाना है, नेट पे जाके अपने आईडी से गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। एक आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई, जो फॉर्म आप बनाना चाहते हो वैसा फॉर्म आप बना सकते हो और बना के इस डेटा को एक्सेस, ये डेटा आपका गूगल फॉर्म बन गया। फिर इसमें जो आपका डेटा आएगा, जो बंदा इस फॉर्म को भरेगा उसका डेटा आप एक्सेल में भी ले सकते हो। तो ये एक्सेल में आपका डेटा आ जाएगा, तो इस डेटा को आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। गूगल फॉर्म बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्री ऑप्शन है, और आप एक बार, मैं चाहूँगा आप लोग सब लोग एक बार इसको यूज़ करके देखें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा गूगल फॉर्म्स के लिए कि किस तरह से इस पर काम किया जाता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं गूगल डॉक्स के बारे में। दोस्तों ये एक ऑनलाइन सर्विस है गूगल की। क्या होता है, हम लोग कई बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखना चाहते हैं। पहले सर्विस गूगल पे नहीं थी, पर जब क्या होता है, कोई अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट है या कोई डॉक है, अगर वो आया और हमको वहीं ऑनलाइन ओपन करना है डाउनलोड करने से पहले, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या किया, गूगल डॉक्स एक नया एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने पूरे डॉक्स को खोल के ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। वर्ड को जो है गूगल डॉक्स एडिटर में खोल सकते हो, गूगल शीट्स को, एक्सेल की शीट्स को गूगल शीट्स में खोल सकते हैं, गूगल
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को गूगल स्लाइड्स में खोल सकते हैं, इसलिए गूगल फॉर्म्स, गूगल साइट्स, गूगल कीप, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे गूगल डॉक से कनेक्टेड हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके मेल पे आते हैं, जो आपके ड्राइव पे हैं, अगर उसको आप ऑनलाइन खोल के देखना चाहते हैं और उनको खोल कर एडिट करना चाहते हैं, फिर उसको ऑनलाइन ही सेव करना चाहते हैं, तो ये सारा काम आप गूगल डॉक्स में आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए गूगल डॉक्स एक क्लाउड सर्विस है जो कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सर्विसेज देती है। इसमें डेटा आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेव कर सकते हैं विथ रियल टाइम। मतलब आपने डेटा को बनाया, इधर डेटा को सेव किया, वो रियल टाइम में आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक गूगल डॉक्स को यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार गूगल डॉक्स को यूज़ करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी सर्विस है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है गूगल ड्राइव है। सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है गूगल की। इसमें अभी 15 GB एक्सेस मिलता है दोस्तों फ्री शायद, और जो इसके ऊपर अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आपको 15 GB फ्री स्टोरेज गूगल ड्राइव की तरफ से मिलेगा। इस 15 GB स्टोरेज के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटोज़, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है और आपने अपने स्मार्टफोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इसको एक्सेस किया होगा। दोस्तों गूगल ड्राइव के आने से पहले ड्रॉप बॉक्स और एप्पल iCloud सर्विस भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता था, पर गूगल की पॉपुलैरिटी ने इन दोनों को दबा दिया है और अभी सबसे टॉप पे जो स्टोरेज है, जो फ्री स्टोरेज है जो करते हैं वो गूगल ड्राइव है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों का वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।